डियर स्टूडेंट्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी कर रहे हैं बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। इसके अंतर्गत लास्ट लेक्चर में हमने अध्ययन किया बायो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स के रूप में मुख्य रूप से आयरन की इम्पोर्टेंस के बारे में, या हम कहें ट्रांजिशन सीरीज़ के जो मेटल्स हैं उनके इम्पोर्टेंस के बारे में। आज हम एल्केलाइन अर्थ मेटल्स और एल्कली मेटल्स के बायोलॉजिकल सिस्टम में जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो बायोलॉजिकल सिस्टम में ट्रांजिशन मेटल की तरह ही क्षारीय और क्षारीय मृदु धातुओं का भी महत्व है, लेकिन इनमें से मुख्य रूप से 4 मेटल्स हैं उनका इम्पोर्टेंस पाया जाता है, जो हैं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो ये दो क्षारीय धातुओं में और ये दो क्षारीय मृदा धातु सेकंड ग्रुप में आ गए। सोडियम और पोटेशियम जो न्यूरोलॉजी फंक्शंस हैं उनके लिए बहुत अधिक महत्व रखते हैं, और ये एक इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट डेवलप करते हैं जिससे तंत्रिका तंत्र सही तरीके से कार्य करता है। पोटेशियम ब्लू ग्रीन एल्गी के अलावा सभी जीवों में आवश्यक रूप से पाए जाते हैं। इसी प्रकार मैग्नीशियम भी सभी जीवों में पाए जाते हैं। कैल्शियम का जहाँ तक आप सबको ध्यान है कि हमारी जो बोन्स हैं, या हम कहें कि बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो कैल्शियम के कारण ही है। बोन्स का जो 90% पोर्शन है वो कैल्शियम का ही बना होता है। जब हम क्षारीय धातुओं के बारे में उनका बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस देखते हैं तो मुख्य रूप से बात आती है सोडियम पोटेशियम पंप की, कि सोडियम पोटेशियम पंप के रूप में क्षारीय धातुओं का जो इम्पोर्टेंस है वो हम भली भांति समझ सकते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में हम अध्ययन करते हैं कि ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या है। इसे हम सोडियम पंप भी बोल देते हैं, कई नामों से इसको जाना जाता है। इसके अलावा इसे हम सोडियम पोटेशियम ATPase के नाम से भी पुकारते हैं। ये सोडियम पोटेशियम पंप 1950s में स्कौ के द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था, जिसके लिए उन्हें 1997 में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। ये सोडियम पोटेशियम पंप हमारे सेल्स में बैलेंस बनाने के लिए इम्पोर्टेंस है, और जो तंत्र का कार्य है उसे सुचारू रखने में भी इसका रोल है। ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या है और ये कैसे कार्य करता है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो ये सोडियम पोटेशियम पंप जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है जिसे हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कह सकते हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यह
सोडियम और पोटेशियम आयन को ट्रांसपोर्ट करता है। इसे हम एंजाइम भी कह सकते हैं, क्योंकि यह एटीपी को यूज करके एंजाइम के रूप में बिहेव करता है। ये सोडियम पोटेशियम पंप एक हेटेरोडाइमेरिक डोंगल है, जिसमें दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, अल्फा और बीटा प्रोटीन। अल्फा और बीटा ग्लोबुलर प्रोटीन में से जो अल्फा है उसका यहाँ इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। जो मेन फंक्शनिंग है वो अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन की वजह से होती है, और बीटा उसके सपोर्टिंग में काम करता है, उसको सपोर्ट करता है। इसे हम सोल्यूट पंप भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सेल से सोडियम को जो सॉलिड के रूप में वहाँ पर है उसको पंप करता है, उसको बाहर की तरफ पंप करता है, जबकि पोटेशियम को बाहर से अंदर की तरफ पंप करता है। ये जो पंप है वो जब सोडियम आयंस को पंप करता है तो इसका जो डायरेक्शन है वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट होता है। सेल्स के अंदर की तरफ, जैसे ये नीचे वाला पोर्शन हम सेल के इनर एरिया कहें, ये वाला आउटर एरिया कहें, तो ये जो इनर एरिया है ये आउटर एरिया की तुलना में अधिक नेगेटिव चार्ज डेंसिटी वाला होता है, और आउटर एरिया पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी वाला हम मान सकते हैं। तो यहाँ एक तरह का ये ग्रेडियंट है। तो यहाँ पर जो सोडियम है वो इस डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ पर ये सोडियम क्योंकि पॉजिटिव चार्ज वाला है तो इस डायरेक्शन में इसको मूव करने के लिए बहुत अधिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और वो एनर्जी ये एटीपी से यूज़ करता है। इसलिए इसे हम प्राइमरी एक्टिव पंप भी कहते हैं। ये एक पी टाइप एक्टिव पंप है। इस पंप में 3 सोडियम आयन बाहर की तरफ जाते हैं। सेल के इनर एरिया से बाहर की तरफ 3 सोडियम आयन आते हैं, और बाहर से अंदर की तरफ 2 पोटेशियम आयन जाते हैं। तो जो हम इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट की बात करें तो वो इसी वजह से है कि बाहर की तरफ तो आ रहे हैं 3 सोडियम प्लस आयन, और अंदर की तरफ जा रहे हैं 2 पोटेशियम प्लस आयन। दोनों का चार्ज इक्वल है, तो बाहर प्लस चार्ज स्पीसीज ज़्यादा आ रही है। इससे हम कह सकते हैं कि सेल के अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आयन के जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, और बाहर की तरफ पॉजिटिव आयन की जो डेंसिटी है वो अधिक हो जाती है। इसी कारण अंदर का सेल के अंदर का जो रीजन है वो नेगेटिव फील्ड वाला, और बाहर का जो रीजन है वो उसके कंपैरिजन में पॉजिटिव फील्ड वाला बन जाता है, जिससे एक इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है। तो ये सोडियम पोटेशियम पंप किस प्रकार काम करता है इसका अध्ययन हम इस डायग्राम की सहायता से करेंगे। यहाँ पर जो ई है ये कुछ सिंबल्स जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ ये डोमेन है, या हम कहें कि पंप है। ये सोडियम आयन के लिए और ये पोटेशियम आयन के लिए सिंबल इस प्रकार से हम यूज़ कर रहे हैं। जो E1 लिखा हुआ है वो इस पंप के लिए ई एंजाइम के रूप में इसका यूज़ हुआ है, कि एंजाइम के रूप में जब ये बिहेव कर रहा है तो उसके लिए हमने ई लिखा है। इस पूरे फंक्शन में इसकी 2 कॉन्फर्मेशन होती है, E1 और E2।
E1 में कंडीशन क्या है कि जो एंजाइम है या सोडियम पंप है वो उसका जो अंदर सेल के अंदर का जो हिस्सा है वो ओपन है और बाहर वाला हिस्सा बंद है। जबकि E2 फेज में बाहर वाला हिस्सा ओपन हो जाता है और अंदर वाला हिस्सा बंद रहता है। तो ये सोडियम पोटेशियम पंप किस प्रकार कार्य करता है इसको हम देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या कह सकते हैं कि ये जो एंजाइम है या पंप है ये एटीपी के साथ ऐड हो जाता है। एटीपी के साथ ऐड होने पर इसकी जो बाइंडिंग एफिनिटी है सोडियम आयंस के साथ वो बढ़ जाती है। उस कंडीशन में ये सोडियम आयंस को बाइंड कर लेता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इसके साथ ये एटीपी बाइंड होने के पॉइंट है, यहाँ एटीपी ऐड हो जाती है। जैसे ही एटीपी इसके साथ जुड़ जाता है इसकी ये जो इंटरनल साइट है ये सोडियम की बाइंड होने की साइट है ये एक्टिव हो जाती है और इनके एक्टिव होते ही 3 सोडियम के जो आयन है वो बाइंड हो जाते हैं। अभी पोटेशियम आयन के प्रति इनका एफिनिटी नहीं है, एटीपी ऐड होने की वजह से सोडियम आयन के प्रति एफिनिटी बढ़ जाती है, इसलिए ये तीनों सोडियम आयन इस पंप के इंटरनल लेयर पर जो बाइंडिंग एरिया है वहाँ पर बाइंड हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ हमने दिखा दिया कि 3 सोडियम आयन अटैच हो गए। अब ये 3 सोडियम आयन जब अटैच हो गए तो इस कंडीशन में अब ये जो प्रोटीन का इंटरनल हिस्सा है ये अब बाइंड होता है। तो इस प्रकार ये जो एंजाइम है ये इंटरनली ओक्लूडेड हो जाता है, अंदर की तरफ से ये क्लोज हो जाता है। यहाँ से ये क्लोज हो गया, यहाँ से जब ये क्लोज हो जाता है तो इस कंडीशन में इसका जो एनर्जी कंडीशन है वो बढ़ जाता है, ये उत्तेजित हो गया। साथ ही इस कंडीशन में अब ये जो एटीपी मॉलिक्यूल है वहाँ से अब एनर्जी का यूज़ करेगा। तो यहाँ ये जो एटीपी यहाँ से जब एनर्जी का यूज़ करेगा तो वो एनर्जी का यूज़ करके यहाँ से ये एडीपी को बाहर निकालेगा। तो यहाँ से एडीपी बाहर निकलेगा और एक जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो इसकी इस साइड पर अटैच हो जाएगा। तो ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ये इसकी एटीपी के बगल में जो साइट है उस साइट पर अटैच हो गया और अटैच होते ही जैसे इसको ये एनर्जी मिला एटीपी से, एनर्जी मिलते ही ये जो इसका बाहर वाला एरिया है ये ओपन हो जाएगा और ये तेज़ी से जब ओपन होता है तो ये जो सोडियम आयंस हैं ये बाहर इजेक्ट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ तीनों जो सोडियम आयन है वो बाहर निकल गए। जैसे ही सोडियम आयन बाहर निकले ये इसका जो आउटर एरिया है ये ओपन हुआ, इसका जो कॉन्फर्मेशन है वो चेंज हो गया। इस कॉन्फर्मेशन को हम कह रहे हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं E2 से। तो ये एंजाइम अब E1 से E2 कॉन्फर्मेशन में आ गया। साथ ही यहाँ से जब एटीपी हट गया और उसका फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया तो इसको हम बोलते हैं कि इस पंप का फॉस्फोरिलेशन हो गया। जो फॉस्फेट ग्रुप है वो उसके साथ जुड़ गया, इस कारण इसको हम बोल रहे हैं कि इसका फॉस्फोरिलेशन हो गया। जैसे ही एंजाइम का या इस पंप का फॉस्फोरिलेशन हो जाता है तो फॉस्फोरिलेशन होने से सोडियम के प्रति इनका जो एफिनिटी है इस पंप का वो एफिनिटी घट जाता है और पोटेशियम के लिए जो एफिनिटी है वो बढ़ जाता है। इसी कारण जो सोडियम आयन है वो तेज़ी से इजेक्ट हो गए, बाहर निकल गए। अब इसकी ये जो पोटेशियम के लिए जो साइट है वो साइट एक्टिव हो जाती है। इस कारण से अब सेल के बाहर का जो फ्लूइड है उस फ्लूइड में जो पोटेशियम आयंस है वो पोटेशियम आयन यहाँ इसके साथ अटैच हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये एंजाइम 2 फॉस्फेट के साथ 2 पोटेशियम आयन को अपने साथ जोड़ लेता है।
अब इसका जो आउटर एरिया है, जो आउटर बाउंड्री है, ये क्लोज हो जाती है। तो ये एक्सटर्नली अक्लूडेड कंडीशन हो गया और इस कंडीशन में आ गया। ये जब एक्सटर्नली अक्लूडेड हो गया, बाहर से बंद हो गया, तो यहाँ पर अब ये इसका जो एनर्जी स्टेट है वो बढ़ गया। अब इस कंडीशन में आने के बाद इसका जो इंटरनल हिस्सा है ये ओपन हो जाएगा और ये ओपन होते ही यहाँ से ये जो पोटेशियम आयन्स है, ये पोटेशियम आयन बाहर निकल जाएंगे और साथ ही साथ क्या होगा, इस समय इस दौरान जो एटीपी है वो एटीपी इसके साथ ही जुड़ने लग जाता है। जो फॉस्फेट है ग्रुप है वो हट जाता है, तो डी फॉस्फोरिलेशन होता है। डी फॉस्फोरिलेशन होने के साथ साथ इसका ये जो इंटरनल एरिया है ये ओपन हो जाता है क्योंकि डी फॉस्फोरिलेशन होने से पोटेशियम का जो एफिनिटी है या पंप का पोटेशियम के साथ बाइंड होने का जो एफिनिटी है वो घट जाता है। इस कारण से पोटेशियम यहाँ से हट जाते हैं और यह एंजाइम अकेला बच जाता है, पोटेशियम आयन बाहर निकल गए। अब इस अवस्था में इसके साथ वापस एटीपी मॉलिक्यूल जुड़ने से ये वापस इस स्टार्टिंग कंडीशन में आ जाएगा और इस प्रकार से ये प्रोसेस चलता रहता है। इस प्रकार इस पंप की सहायता से 3 सोडियम आयन बाहर निकल रहे हैं। एक जब साइकिल पूरा हो रहा है तो 3 सोडियम आयन बाहर निकल रहे हैं और 2 पोटेशियम आयन अंदर आ रहे हैं। तो इस प्रकार सोडियम पोटेशियम पंप कार्य करता है। ये हो गया इसका फंक्शनिंग या इसका मैकेनिज्म। इसके अलावा क्षारीय मृदा धातुओं में मैग्नीशियम और कैल्शियम का बहुत इम्पोर्टेंस है। जब हम मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम जो हमारी बोन्स है उन बोन्स का लगभग 50% जो हिस्सा है मैग्नीशियम का जो 50% हिस्सा है वो बोन्स में कैल्शियम और फॉस्फोरस के साथ पाया जाता है। ये जो मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम का जो मोस्ट जो पार्ट है वो एसिडिक मीडियम में ड्यूडेनम में अब्जॉर्ब हो जाता है। ये मैग्नीशियम आयन प्रोटीन के सिंथेसिस में रिक्वायर्ड होते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस में ये पार्टिसिपेट करते हैं। इस प्रकार मैग्नीशियम का बायोलॉजिकल सिस्टम में इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा सबसे जो कॉमन इम्पोर्टेंस है, जैसे हम सब जानते हैं कि जो हरे पेड़ पौधे हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और वो क्लोरोफिल की वजह से ही वहाँ पर जो पूरी एनर्जी है वो एनर्जी स्टोर रहती है और वो जो क्लोरोफिल है वो क्लोरोफिल मैग्नीशियम का ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ये स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल का और इसमें हम ये देख रहे हैं कि लगभग स्ट्रक्चर हिम समूह जैसा ही है, सिर्फ यहाँ पर आयरन की जगह क्या आ गया, मैग्नीशियम। इसके अलावा कैल्शियम का भी बायोलॉजिकल सिस्टम में बहुत अधिक इम्पोर्टेंस है। बोन्स का 90% हिस्सा कैल्शियम का बना हुआ है ही। इसके अलावा जो ब्लड क्लॉटिंग या स्ट्रक्चर, जो बॉडी स्ट्रक्चर, उस बॉडी स्ट्रक्चर के रूप में जो कैल्शियम, उस कैल्शियम का बहुत अधिक इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा मसल्स कंस्ट्रक्शन का जो प्रोसेस है उसमें भी कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का ही महत्व है। तो इस प्रकार आज के इस लेक्चर में हमने अध्ययन किया क्षारीय और क्षारीय मृदा धातुओं का बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या इम्पोर्टेंस है और मुख्य रूप से सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में अध्ययन किया। तो इस लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।